आज की कक्षा में हम गणित की शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु जो हम साधन उपयोग करते हैं उसी को हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे हम पढ़ने के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वही शिक्षण सामग्री होती है। जैसे हम बोर्ड कहते हैं, बोर्ड, स्लाइड और टेलीविजन आदि का उपयोग करते हैं, वो एक शिक्षण की सहायक सामग्री, मतलब पढ़ने के लिए जिस हम वस्तु या किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं वो एक शिक्षण की सहायक वस्तु होगी, सहायक सामग्री होगी। इनकी विशेषताओं की बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता होगी कि वो मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, रोचकपूर्ण होनी चाहिए, प्रेरणापूर्वक होनी चाहिए, शिक्षक उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए उसे, और अधिक मितव्ययी मतलब सस्ती होनी चाहिए, ऐसा नहीं बहुत, और सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जिसे छात्र अपना अध्ययन आसानी से कर सके और समझ सके सरल और स्पष्ट रूप से। इसके 3 प्रकार होते हैं प्रकृति के आधार पर। पहला है दृश्य सामग्री। दृश्य का मतलब होता है देखना। जैसे हम मूर्त रूप से अवलोकन करते हैं, मूर्त रूप से हम उसे देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसे देखते हैं। जैसे कोई नमूना हो गया, मॉडल हो गया, चित्र हो गया, मानचित्र है, श्यामपट्ट है, पोस्टर आदि, जिसे हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखकर उसे सीखते हैं। जैसे मानचित्र से हम विभिन्न प्रकार की जगहों के बारे में देखते हैं, राजस्थान कहाँ। दूसरा है श्रव्य सामग्री। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, जिनका संबंध केवल श्रवण मतलब सुनने से है। जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। सबसे बेस्ट दृश्य श्रव्य सामग्री, इसके अंतर्गत दोनों आ जाएंगे, जिसे आप देख भी सकते हैं और सुनकर भी पढ़ सकते हैं, दोनों। जैसे टेलीविजन हो गया, टेलीविजन को हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सिनेमा हो गया, नाटक हो गया, चलचित्र हो गया, कंप्यूटर हो गए आदि के माध्यम से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कार्य है सर्वोत्तम प्रेरक। रुचि उत्पन्न होती है दृश्य श्रव्य सामग्री से। जैसे हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम उसके बारे में उसे चित्रों से देख कर समझ सकते हैं, किसी वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं, किसी मूवी के माध्यम से हम उस टॉपिक को समझ सकते हैं। स्पष्टीकरण हो जाता है। किसी जटिल जो शिक्षण होता है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है उसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सार्थक अनुभव होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री से हम उस चीज का अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको। यह रटने को कम करती हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री रटने को कम करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम कोई चीज़ को देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो हमें हमारे माइंड में वो काफ़ी देर तक टिकी रहती है, हम उसको भूलते नहीं हैं, इसलिए वो रटने की प्रवृत्ति को कम करती है। इसमें प्रेषण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है। पहली है प्रेषित शिक्षण सामग्री, दूसरी है अप्रेषित शिक्षण सहायक सामग्री। प्रेषित का मतलब होता है जिसका प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बनता है। जिसका प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बनता है उसको हम प्रेषित शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। और अप्रेषित का मतलब होता है जिसका प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बनता नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री है स्लाइड है, फिल्म है, एपिडा डायस्कोप है, प्रोजेक्टर है, OHP प्रोजेक्टर है। इनका जो प्रतिबिंब होता है वो विपरीत दिशा में पड़ता है। और अप्रेषित शिक्षण सहायक सामग्री में रेडियो है, ब्लैक बोर्ड है, टेप रिकॉर्डर आदि। जो अप्रेषित में नहीं है वो बाकी वाले बच गए, वो सभी अप्रेषित शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। और प्रेषित शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों में होती हैं। आज हम गणित शिक्षण विधि का टॉपिक निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। निदानात्मक बारे में पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है समस्या को जानना, त्रुटियों का पता लगाना, कारणों का पता लगाना। मतलब अगर कोई बालक किसी प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है, किसी उत्तर का हल नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे समस्या क्या है, वह गलत क्यों कर रहा है, उसकी त्रुटि, उसके किसी प्रकार की जो त्रुटियां हो रही है उस छात्र से, वो त्रुटियां क्यों हो रही हैं, उस त्रुटि के पीछे जो रीजन है, उस त्रुटि के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, उस कारण को पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है वह पढ़ लेते हैं। छात्र किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं और किन परिस्थितियों में करते हैं, ये हमें निदानात्मक परीक्षण से पता चलता है कि छात्र त्रुटि क्यों कर रहा है, गलती क्यों कर रहा है और वह किन परिस्थितियों में कर रहा है। त्रुटि के पीछे कारण क्या है, वह बच्चा गलती कर रहा है, उस गलती के पीछे कारण क्या है, या तो उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, या वह थोड़ा मंद बुद्धि या मध्यम बुद्धि का है जिसके कारण उसको विभिन्न अलग विधियों से उसको समझाया जाए। तीसरा नंबर है त्रुटियों से विषय सामग्री के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी बालक में कोई सीखने में समझने में त्रुटि हो रही है तो उससे जो विषय वस्तु है सीखने की, उससे छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी हमें निदानात्मक परीक्षण से पता चलेगा। निदानात्मक परीक्षण का समय निश्चित नहीं होता है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक का जैसे हमें मतलब पता चल रहा है शब्द से ही, उपचारात्मक मतलब उसका उपचार करना, कोई समस्या है उसका उपचार करना, बालकों की समस्या को जानने के बाद उसका हल करना। हमने यह जान तो लिया निदानात्मक की उसकी समस्या क्या है, लेकिन उसकी समस्या को समाधान करना, उस समस्या का हल निकालना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है।
उपचारात्मक शिक्षण से हमें क्या जानकारी मिलती है कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, उनकी गलतियों के बारे में हमें पता चलता है। त्रुटियों का तत्काल समाधान करना चाहिए हमें, जो उनके द्वारा गलतियां की गई हैं उनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाना चाहिए। कमजोर छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री को काम में लेना चाहिए। स्टूडेंट होते हैं वीक स्टूडेंट, कमजोर छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग लेना चाहिए। जो बच्चे कमजोर हैं वीक है उनके लिए अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए उनको पढ़ाना चाहिए। छात्रों की लिखित त्रुटि को छात्र के समक्ष ही बताना चाहिए। अगर कोई छात्र लिखित में किसी प्रकार की त्रुटि करता है तो छात्र के समक्ष ही उसको बताना चाहिए कि तुमने ये माता उल्टी लगा ली है, ये शब्द उल्टा लिखा है, ये शब्द आधा नहीं लिखा है, जिससे उस छात्र को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर गलती की है और उसका सही क्या होगा। इसी को तो हम उपचार कहते हैं, गलती की हुई उस गलती को सुधारना, यही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। शिक्षक श्याम पट पर व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से लिखे। बच्चा जो है स्टूडेंट वो किससे सीखेगा? शिक्षक से सीखेगा। अगर शिक्षक ही श्याम पट पर गलत शब्द लिख दे तो बच्चे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वो व्यवस्थित रूप से लिखे और स्पष्ट लिखे। व्यवस्थित मतलब वो क्रम अनुसार लिखे, जगह को एकदम मेंटेन करते हुए लिखे। ऐसा नहीं है कि पूरा बोर्ड भर दे, कोई स्टूडेंट को समझ नहीं आए कि बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है। इसलिए शिक्षक का यह दायित्व होता है कि श्याम पट पर व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से लिखा जाए।